सो इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस यूनिट 9। क्लास वैसे एज 30 से होना चाहिए था, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, डिपार्टमेंट गया था, अभी जस्ट आया हूँ। ओके, यूनिट 9 में क्या डिस्कस करना है हम लोगों को? सभी टॉपिक पढ़ेंगे एक एक करके। स्टार्ट विद द हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द हेल्थ? शारीरिक स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य तो वो हिंदी बता रहे होंगे। हेल्थ का मतलब क्या होता है? Physical and mental health without having any issue देखिए, हेल्थ का मतलब and health issues हेल्थ का मतलब or ये any नहीं कि कोई disorder. व्यक्ति की कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। जनरली हम बोलते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ नहीं, कोई बीमारी नहीं है तो हेल्दी है, लेकिन उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, ओके, और सोशल वेलबींग उसकी अच्छी ठीक है, ओके, मेंटली सोशली फिजिकली एक ऐसी अवस्था व्यक्ति की जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशली वेलबींग है, और तो उसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट दैट हाईलाइट द पर्सन हैव द फॉलो कंप्लीट फिजिकल सोशल मेंटल वेलबींग। सो हेल्थ इज नॉट अबाउट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये डेफिनेशन दी गई WHO के द्वारा कि कोई व्यक्ति अगर बीमार नहीं है, उसे कोई डिजीज़ नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि वो हेल्दी हो गया। हेल्दी तभी माना जाएगा जब वो शारीरिक रूप से मेंटली और फिजिकली और सोशली ठीक हो। फिजिकली का मतलब क्या होता है? फिजिकली मतलब होता है कि फिजिकल फिटनेस ठीक होनी चाहिए, डिजीज़ नहीं होना चाहिए, तो हो गया फिजिकली। मेंटली किस तरीके से अपने जो इमोशंस हैं उसको कैसे कंट्रोल करता है, कैसे मैनेज कर पाता है, उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, क्षमता, वो अच्छी होनी चाहिए। व्यक्ति का जो सेल्फ इस्टीम है वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिप्रेस ना हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता हो सही से, अपनी लाइफ की जो भी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी मोटी, उसको मैनेज करना आता हो, उसकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटी है सही तरीके से कर पाए, कोई स्ट्रेस हो उसको मैनेज कर पाए। तो ये दिखाता है उसकी मेंटल वेलबींग। सोशल वेलबींग का मतलब होता है कि उसके अपने जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है सराउंडिंग में, जैसे फैमिली मेम्बर हैं, ओके, या हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, उसके जो कलीग्स हैं, सोशल इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। इस तरीके का सोशल इंटरेक्शन हो ताकि वो दूसरों की हेल्प कर पाए, मदद कर पाए, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, हेल्प कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए डिफरेंट एक्टिविटी के अंदर जो कि सोसाइटी में होती है, तो उसको बोलेंगे सोशल वेलबींग। सो ऑल दीज थिंग इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मिल करके बनता है एक ऐसी अवस्था जिसको बोलते हैं हेल्थ। क्लियर? बोलिए। यस सर। अब बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। तो मेंटल हेल्थ, ये वाला कंपोनेंट मेंटल हेल्थ है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने बताया कि जब व्यक्ति अपने पोटेंशियल को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसका भी यूज़ कर पा रहा है इन एड्रेसिंग हिज हर प्रॉब्लम, और डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है उसको सही तरीके से कर पा रहा है, प्रोडक्टिव है। जैसे कि स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई सही तरीके से कर पाएगा टाइम टू टाइम, ओके, किसी तरह से डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी ना हो बहुत ज़्यादा, और मैनेज कर पाए अपनी लाइफ की जो छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है। सो दैट हाईलाइट द मेंटल हेल्थ। सो दिस इज आल्सो द स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पर व्यक्ति अपनी जो उसका पोटेंशियल है उसको रियलाइज कर पाता है, उसको यूटिलाइज कर पाता है, अपनी डे टू डे लाइफ की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको कर पाना, स्ट्रेस अगर है तो उसको मैनेज कर पाना, प्रोडक्टिव हो पाना,
अपना फंक्शन, अपना जो वर्क है उसको कर पाना, दैट हाईलाइट द स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ। क्लियर? दैट इज आल्सो मेंशन बाय द WHO। एक अवस्था होती है, ये तो हो गया मेंटल हेल्थ। एक और होता है तीसरी, इसको बोलते हैं मेंटल इल हेल्थ, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि वो अवस्था जहाँ पर व्यक्ति अपनी जो भी एनर्जी है सही को चैनलाइज कर पाएगा, स्ट्रेटजी जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकता है, कोपिंग स्ट्रेटजी अच्छी होती है, मैनेज कर सकता है। तो ये समस्याएं, अगर ये सभी चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है, सी इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी, ऑल द थिंग्स, एंड ही और सी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम, विद द स्ट्रेस और विद द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो ये दिखाती है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि कहीं ना कहीं इंटरफेयर करती हैं व्यक्ति की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसमें, उसकी जो सोशल एबिलिटी है उसमें, या उसकी जो इमोशनल एबिलिटी है उसको किसी प्रकार से अफेक्ट करेंगी। वो सभी समस्याएं, उसको बोलते हैं हम मेंटल हेल्थ इलनेस। ओके, कॉग्निटिव का मतलब है सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, मेमोराइज करने की क्षमता। सोशल एबिलिटी का मतलब जो मैंने बताया कि बेहतर रिलेशन बिल्डअप कर पाना, सोशली एक्टिव रहना, लोगों की हेल्प कर पाना, मदद कर पाना, कम्युनिकेट कर पाना सही तरीके से इफ़ेक्टिवली। एंड इमोशनल हेल्थ का मतलब होता है, इमोशनल एबिलिटी का मतलब होता है कि सही तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना, जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाना। तो इसमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होती है तब उसको बोलेंगे मेंटल हेल्थ इलनेस। सो द kind of spectrum of the problems that affecting, that interfering the ability in terms of the cognitive, in terms of the social, or in terms of the emotional। अब मेंटल हेल्थ इलनेस कई प्रकार के हो सकते हैं, स्पेशली दो ही प्रकार के होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। एक तो होता है कॉमन, जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा बहुत एंजाइटी है, ठीक है, तो वो शायद उस दिन नहीं पढ़ाई कर पाएगा या उस दिन काम नहीं कर सकता है कोई, लेकिन इन जनरली वो ठीक हो जाएगा। स्ट्रेस, एंजाइटी, वो उसको बोलते हैं कॉमन, जो कि 90% पॉपुलेशन में पाया जाता है। हम सभी में इस प्रकार के कॉमन मेंटल डिसऑर्डर या इलनेस ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है, कभी न कभी समय दर समय होता रहता है। दूसरा होता है सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है ना, अगर परसिस्टेंट रहे लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 6 मंथ है, 8 मंथ है, 12 मंथ है, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस है लंबे समय के लिए, बहुत लंबे समय तक, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको बोलेंगे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर, जिसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और कई प्रकार के जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ये सब आते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर। और जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो आम पॉपुलेशन में 90% लोगों में कभी कभार ये आ ही जाते हैं, चाहे जैसे डिप्रेशन कभी बहुत सारे लोगों को होता है, और एंजाइटी है, ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर? यस सर। तो पहले हम पढ़ेंगे CMD, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, जो कि जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है। जैसे हो गया डिप्रेशन। डिप्रेशन आपका एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जैसे जो व्यक्ति डिप्रेस होगा ना, तो दुखी रहता है, सैडनेस की भावना रहती है, काइंड ऑफ इंटरेस्ट
ख़त्म हो जाता है चीज़ों में, जो भी काम करना है नहीं करना, मन नहीं करता कुछ भी करने का, अगर व्यक्ति डिप्रेस है। ओके, इसका मतलब हुआ कि ये जो डिप्रेशन है ना, वो व्यक्ति को अफेक्ट करता है। कैसे वो सोच रहा है, सोचने का तरीका वो अफेक्ट होगा, उसका बिहेव करने का तरीका, बिहेवियर। यू कैन आल्सो ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ द डिप्रेस पर्सन। कई प्रकार की इमोशनल फिजिकल प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं जिन व्यक्तियों को डिप्रेशन होता है। ओके, तो लगातार जो सैडनेस की फीलिंग होती है, जो दुख की फीलिंग होती है, जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है चीज़ों में, वो दिखाता है डिप्रेशन को। व्यक्ति खुश नहीं होगा, व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, जिस चीज़ में पहले उसको इंटरेस्ट था अभी नहीं है, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। और उसकी जो सोचने की क्षमता है या सोच जो पा रहा है उसको अफेक्ट करेगा, उसका जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होगा। कई प्रकार की फिजिकल इमोशनल प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं। दैट इज अ डिप्रेशन। ओके, तो व्हाट आर द सिम्टम्स? कुछ सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिए। और क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, एपेटाइट चेंज हो जाता है बेसिकली। ओके, एनर्जी कम फील, ऐसा लगता है कि बहुत कम एनर्जी है, लो एनर्जी, आलस ज़्यादा आएगा। व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है सही तरीके से, जो कॉग्निटिव क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं। ठीक है, गिल्ट की भावना डेवलप होती है, डेट डिपेंड ऑन द किस वजह से डिप्रेशन उसको है, तो गिल्ट की भावना भी आ सकती है। सैडनेस, एंजाइटी, एम्प्टीनेस, अकेलापन महसूस होना, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होना, ये सभी सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। अगेन इसको ठीक करने के लिए हम लोग डिस्कस किए थे, अगर नेगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप हो रहा है तो हम लोग CBT यूज करते हैं, या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके का क्लाइंट है उसको, या जैसे कि दवा है, मेडिकेशन है, और कुछ टेक्निक जो जैसे कि व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल अगर वो चेंज हो जाए, या योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आता है। तो ये तरीके हैं हाउ द डिप्रेशन कैन बी ट्रीटेड। क्लियर? समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। यस सर, यस सर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? एंजाइटी डिसऑर्डर। देखिए, एंजाइटी किसी व्यक्ति को होगी तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर होता है, चिंता बहुत होती है। जैसे एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी हो सकती है, बिल्कुल चिंता होती है, फियर होता है, डर होता है, वो तो उसको बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। सो काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट हैव एक्सेस फियर, बहुत ज़्यादा डर लगना, बहुत ज़्यादा चिंता होना, ये सब उसके लक्षण होते हैं एंजाइटी के। ओके, अब अगर व्यक्ति को एंजाइटी है तो उसके और भी सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर कुछ समय तक एंजाइटी है तो कभी कभी पेन भी महसूस होता है, होता नहीं एक्चुअली, बस कुछ समय के लिए रहता है जब तक एंजाइटी रहती है। मसल टेंशन। ओके, नींद भी डिस्टर्ब होगी, क्योंकि एंजाइटी होती है तो नींद कम आएगी। जैसे एग्ज़ाम से पहले एंजाइटी बच्चों को होता है तो कहीं ना कहीं उनको नींद भी नहीं आता है सही तरीके से, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, ध्यान लगाने में, पढ़ने में, कुछ भी काम करने में कंसंट्रेशन नहीं डेवलप होता है। ये सब उसके सिम्टम्स हैं। इसके टाइप होते हैं, जैसे एक होता है आपका जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं GAD। जब व्यक्ति, देखो यहाँ लिखा है जनरलाइज का मतलब है कि बहुत सारे टॉपिक को लेकर के व्यक्ति चिंतित अगर है, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है, एक्सेसिव वरी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। ओके, मतलब कुछ भी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा चिंतित होता है हेल्थ को लेकर के, या एवरीडे लाइफ की जो भी चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, वर्क है, फैमिली है, बच्चे हैं, एकेडमिक्स है, तो ये सभी के सभी एरिया, मतलब जनरलाइज्ड का मतलब हुआ कि बहुत सारे टॉपिक को लेकर के व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा चिंतित है तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर।
क्लियर। दूसरा है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी का मतलब क्या होता है कि सोशल सिचुएशन से डर लगना, द एक्सेसिव फियर ऑफ सोशल सिचुएशन, इसकी वजह से डिस्ट्रेस होता है। व्यक्ति अवॉइड करना चाहता है वो सभी सिचुएशंस, ओके, जैसे कि लोगों से मिलना, मीटिंग। कुछ लोगों को पसंद नहीं होती कि वो ज़्यादा लोगों से मिलें, ज़्यादा लोगों से बातचीत करें, या पब्लिक में बातचीत करना, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक में खाना, ओके। या जैसे पब्लिक स्पेस अगर है, कोई भी व्यक्ति यूज़ नहीं कर पाते हैं, रेस्ट रूम वगैरह, रेस्ट रूम में नहीं सो सकते जब तक उनके आसपास लोग बैठे होंगे, तो एंजाइटी रहती है बिकॉज कुछ बहुत सारे ऐसे लोगों को। तो सोशल इंटरेक्शन से बेसिकली फियर जो होता है, एक्सेसिव फियर होता है, उसको बोलते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ओके। Yes, sir. तीसरा होता है फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर किसी भी प्रकार का। जैसे पब्लिक में जाने से डरना, वो कंसिस्टेंट रहता है, जैसे कि यदि आपको डॉग से डिपेंड डर करता लगता है। है तो आप हमेशा कहीं भी आप दिख यदि आपको कहीं पे दिखेगा तो आप उससे दूर ही भागोगे। बिल्कुल सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, या किसी पर्सन से, या कोई सिचुएशन से एक जो फियर होता है, वो फियर किस प्रकार का है? दैट इज़ वेरी इरेशनल। ये जिसको बोलते हैं इरेशनल फियर। क्योंकि फोबिया फॉर एग्जांपल किसी किसी को केक से फोबिया होता है, तो ये इरेशनल है ना, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, मतलब उसे क्यों डरेगा कोई व्यक्ति, लेकिन होता है। किसी किसी को बहुत सारी चीज़ों से फोबिया होता है, तो वो डर गलत है, मतलब डर वो सही नहीं है, लेकिन है फिर भी, इसलिए हम उसको फोबिया बोल रहे हैं। तो दैट इज़ अ इरेशनल फियर दैट प्रोड्यूस इन अवर माइंड। और इस वजह से व्यक्ति कॉन्शियस अवॉइड करता है, जानबूझ करके अवॉइडेंस या अवॉइड करता है चीज़ों को, जिस वजह से उसको फियर हो रहा है किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, या किसी सिचुएशन से जिससे वो डर रहा है, तो उसको हमेशा उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा। और ये जो फियर है वो इरेशनल फियर है, उसका उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों लोगों को फोबिया होता है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी वो डरते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फोबिया, ओके। जैसे क्राउड में जाने से डर लगना, तो क्राउड में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, इसका मतलब कोई फियर नहीं है, लेकिन जो इरेशनल फियर उस व्यक्ति को हो रहा है जो कि क्राउड में जाने से डर रहा है। या कोई पब्लिक स्पेस है, या जैसे कि जानवरों से किसी किसी को डर होता है, डॉग से या कैट से, ठीक है। या छोटे स्मॉल स्पेस, जैसे लिफ्ट में जाने से डर लगता है किसी कुछ को, तो एक काइंड ऑफ फोबिया होता है। और उस फियर का, उस डर का कोई मतलब वास्तविक सेंस नहीं होता है, रेशनल होता है वो, क्लियर। इसी प्रकार से जैसे कि एगोराफोबिया, ये किस चीज़ का डर है? बताइए। पेन। पब्लिक से, क्या बोल, दोबारा बोलना। पब्लिक प्लेस पे जाने से डरना। किसी भी जगह से, किसी प्लेस से, या किसी सिचुएशन से अपने आप को अब वहाँ जाने से अवॉइड करना, वहाँ ना जाना, क्योंकि या अगर पहुँच गए हैं तो वहाँ से कैसे भागें जल्दी, वो भी टेंडेंसी होती है व्यक्ति के अंदर बिकॉज ऑफ दिस एगोराफोबिया। ऐसे लोग जिनको एगोराफोबिया हो जाता है या बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो वो अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हाउस बाउंड। घर के अंदर बंद कर रखना, घर से बाहर ना निकलना, दैट इज़ द स्टेज ऑफ सीवियर एगोराफोबिया। कुछ स्पेसिफिक फोबियाज होते हैं, जैसे कि और भी इसी प्रकार का एक्रोफोबिया,
फियर ऑफ हाइट, किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा सा हाइट पे चढ़ने में, जैसे पहाड़ है, हिल है, या अगर 5-8 मंजिला इमारत है तो ऊपर जाने से वो डरते हैं, वो ऊपर से नीचे देखना और डिफिकल्ट लगता है। एल्गोफोबिया, पेन का, फियर ऑफ पेन। एल्यूरोफोबिया, फियर ऑफ कैट्स, बिल्लियों से डर लगना। अरिथ्रोफोबिया, फियर ऑफ रेड कलर। पैनफोबिया, बहुत सारी चीज़ों से डर लगना। ऐसे करके और भी फोबिया हो जाते हैं। सोशल फोबिया तो हम लोग अभी डिस्कस किए। ओके, जब व्यक्ति किसी सिचुएशंस को अवॉइड करता है, किसी जगह को अवॉइड करता है, सोशल फोबिया। ऐसा क्यों करता है? ताकि उसको ऐसा लगता है, उसको एक फियर है, एक डर है कि उस व्यक्ति को ह्यूमिलिएट किया जा सकता है, उसको थ्रेटन किया जा सकता है, या उस एक काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट हो सकती है उसको उस जगह पे जाने में। तो एक फियर रहता है उसको, इरेशनल फियर है, जो कि इसको बोलते हैं सोशल फोबिया। सोशल फोबिया एक तो जनरलाइज्ड होता है, एक होता है नॉन जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड का मतलब है कि ज़्यादातर सभी इंटरेक्शन से, मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन से फियर। और नॉन जनरलाइज्ड का मतलब हुआ कुछ स्पेसिफिक जगह पे जाने से डर लगना, किसी पब्लिक स्पेस, स्पेसिफिक जगह पे, या पब्लिक, या बोल जी स्टेज पे परफॉर्म करने में डर लगना ऑन दी स्टेज। दैट इज कॉल्ड एज नॉन जनरलाइज्ड सोशल फोबिया। क्लियर? दो होते हैं, एक जनरलाइज्ड होता है जो कि ज़्यादातर सभी चीज़ों से डर लगता है, सभी इंटरेक्शन से डर लगता है, और नॉन जनरलाइज्ड मतलब होता है कि कुछ जगह पे, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जैसे रूम में बैठे हैं 10 लोग, तो उनके सामने बोल सकता है वो व्यक्ति, अगर उसको स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो वहाँ पर ना बोल पाए। तो कुछ जगह पर, कुछ सिचुएशन से डर लगना, हर जगह नहीं डर लगना, वो कहलाता है नॉन जनरलाइज्ड। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसमें सर फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होना, कहीं बॉडी में पार्ट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं, बॉडी के सर किसी पार्ट मेडिकल में। में डायग्नोसिस नहीं किया जा सकता है, लेकिन पेन होता है पेशेंट को। रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल सिम्टम्स, लेकिन उनका कोई एडिक्वेट फिजिकल बेसिस होता नहीं है। अगर उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, देखा जाए उसको मेडिकल टर्म्स में, तो उसका कोई वास्तविक होता नहीं है, मतलब किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, मेडिकल एक्सप्लेनेशन उसका नहीं होता है। अगर उसका डायग्नोसिस किया जाए, इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो कोई कारण नहीं मिलेगा, लेकिन होता है। ओके, अब होता क्यों है, कारण क्या है इसका? अगर लगातार परसिस्टेंस इस प्रकार के फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है किसी प्रकार से, तो उसका कारण क्या हो सकता है? दैट इज बिकॉज समटाइम्स दी स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, जैसे इमोशनल स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो इस प्रकार के सिम्टम्स आते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन है, डिप्रेशन है, या तो कहीं ना कहीं उसको फिर हल्का सा पेन होने लगता है हाथ में या सिर में या पेट में, वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाता है। अगर उसको स्ट्रेस ना रहे तो ठीक हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाने से उनको बड़ा मतलब ऐसा लगता है उनको, ओके, रोने लगते हैं। तो बच्चों को अगर बोल दिया जाए कि भाई
तुमको नहीं जाना है स्कूल, कल जाना है, तो वो बड़ा खुश हो जाएंगे। उसके पहले तक उनको दर्द हो रहा होता है, सिर में दर्द हो रहा होता है, कहीं पेट में हो रहा होता है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। दैट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इमोशनल डिप्रेशन, या डिप्रेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से वो पेन डेवलप हो जाता है। ओके, कुछ समय टेम्पररी होता है, कुछ समय बाद दोबारा से वो चला जाएगा। और अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस दोबारा डेवलप होता है या डिप्रेशन डेवलप दोबारा होता है तो पेन फिर आ सकता है, फिर और किसी जगह पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसी जगह पे हो। समझ में आ रहा है? यस सर। ये कारण होता है स्ट्रेस होने का। जैसे जनरली बच्चों में आप देखेंगे इस प्रकार की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नज़र आएगी कि उनको इमोशनल स्ट्रेस होता है, उनको मन नहीं करता है स्कूल जाने का, तो वो बोलने लगते हैं कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है पेट में, या सिर दर्द कर रहा है, और ठीक भी हो जाता है। कई बार झूठ भी बोलते हैं, लेकिन कई बार सच में होता है उनको। नेक्स्ट है सोमेटाइजेशन। सोमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? अभी जो डिस्कस किए वही है। देखो, जो फिजिकल सिम्टम्स है ना, वही फिजिकल सिम्टम्स मल्टीपल, अगर फिजिकल सिम्टम्स हैं उसका कोई मेडिकल बेसिस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते उसको, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में हो रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ की फंक्शनिंग को भी अफेक्ट करता है। अगर व्यक्ति को इस प्रकार का फियर रहेगा, इस प्रकार का पेन रहेगा, फिजिकल पेन, तो कहीं ना कहीं वो डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा। जैसे स्टूडेंट है तो पढ़ने में उसका फिर मन नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति काम करता है वर्कर है तो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, फैमिली फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, काम जो भी ऑक्यूपेशनल वर्क है, स्कूल है या एनीथिंग, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ द पेन। इसकी वजह से उसकी लाइफ, डेली लाइफ भी अफेक्टेड होती है। ओके, सोमेटाइजेशन ये क्या होता है? जिसको बोलते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये जो सिचुएशन है ना, अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें, मतलब ये जो मैं बात कर रहा था, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो अगर लंबे समय तक व्यक्ति अफेक्टेड रहेगा तो कहीं ना कहीं फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा। इसको डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, अगर डॉक्टर उसको अश्योर भी करेगा ना कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद मानेगा नहीं वो। एक काइंड ऑफ डिनाइल, एक काइंड ऑफ रिफ्यूजल डेवलप हो जाता है व्यक्ति के अंदर। उसको लगता है कि ये वाला डॉक्टर सही नहीं बोल रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो तीसरे के पास जाएगा। तो ऐसे डॉक्टर शॉपिंग करेगा वो, मल्टीपल जगह जाके अलग अलग जगह से प्रेस्क्रिप्शन लेगा, लेकिन फिर भी वो उसको एक डर रहता है, हमेशा फिर रहता है। नेक्स्ट है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ये क्या होता है? एनीबॉडी? जब पर्सन को जब एक नॉर्मल फिजिकल मतलब फीलिंग होता है, उसको वो एक डिसीज के नाम बताता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा पेन हो रहा है, मतलब उसको लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है सीरियस। यस, बिल्कुल करेक्ट है कि जब जो डर है ना, थोड़ा हल्का फुल्का जो फियर है कुछ भी, वो कहीं ना कहीं अगर जब उसको बहुत सीरियस मान लेगा, ठीक है, उसको जैसे कि मान लीजिए अगर उसका सिर दर्द कर रहा है, सिर में पेन हो रहा है, तो उसको लगेगा कि शायद पता नहीं ब्रेन के अंदर कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, कुछ ऐसा खुद बहुत बड़ी सीरियस मेडिकल कंडीशन को वो समझने लगता है। जैसे पेट में दर्द हो रहा है तो उसको कोई बड़ी सी बीमारी वो सोचेगा, या पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको लगेगा ऐसा पैर में क्या हो गया। तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशंस जो सीरियस होती है उसको समझने लगता है,
उसको बिलीव हो जाता है, ओके, या उसका फियर होता है, डर होता है उसको कि ये चीज़ तो नहीं होगी शायद मुझे, ऐसा कुछ जिसको वो मतलब जिसको डायग्नोसिस ना कर पाए। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी बीमारी है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको ठीक करना, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे हो गई है, ओके। छोटी छोटी चीज़ को लेकर के जो भी माइनर चीज़ें हैं जो कि सभी व्यक्ति को हो जाती है कभी कभी ना, उसको मेजर समझता है, मेजर प्रॉब्लम समझता है, ओके। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता भी होती है। तो अगर हम बात करें सोमेटाइजेशन की, और ये जो टर्म अभी दिया गया है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए सोमेटाइजेशन में क्या होता है कि मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं। पेन है, कहीं पेट में, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कुछ फिजिकल पेन, फिजिकल सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं, ओके। लेकिन जो आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इसको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोल रहे हैं, इसमें डर होता है, फियर होता है ऑफ हैविंग स्पेसिफिक सीरियस इलनेस, कोई बड़ी बीमारी होने का डर, बड़ी बीमारी होने का इस प्रकार का ख्याल आता है, उसको फियर होता है। क्लियर है? ये मेन फोकस होता है। सिम्टम्स की बात करें तो सोमेटाइजेशन के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो रियल फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जिनका कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं होता है, एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ओके। इसमें बहुत कम लिटिल सिम्टम्स होते हैं, इवन कभी कभी होते भी नहीं है, फिर भी वो साइकोलॉजिकली सोचता रहता है, फियर उसको हमेशा रहता है लंबे समय तक, ओके। बहुत ज़्यादा इंटेंस एंजाइटी होती है अबाउट द हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न करना, जैसे लगता है उसको कैंसर हो गया है, या कोई हार्ट डिजीज़ हो गई है, या कोई सीरियस इलनेस हो गई है, इस तरीके से। इसमें केवल पेन रहता है हल्का फुल्का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एंजाइटी, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर और सोमेटाइजेशन में। क्लियर? क्लियर सर। इसके बाद 2-3 टर्म है जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। ग्रीफ, बेरीमेंट और मॉर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीफ का मतलब क्या है? शोक, सैडनेस। एक मेजर शोक, जो मतलब उसका कोई साथी बिछड़ गई होगी इस तरह से, मतलब तो साथी चला जाता है तो जाना मेजर डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। हाँ, ग्रीफ का मतलब ये बेसिकली दिखाता है कि काइंड ऑफ फीलिंग या एक इस प्रकार का बिहेवियर, जैसे व्यक्ति अगर रो रहा है या दुख जाहिर कर रहा है बिकॉज ऑफ डेथ, किसी की डेथ होने की वजह से जब व्यक्ति दुखी होता है, रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो कुछ भी जो फीलिंग जो होती है ना पेन की, या उस प्रकार का कोई भी बिहेवियर बिकॉज ऑफ डेथ, उसको बोलते हैं ग्रीफ, शोक दर्शाना। बेरीमेंट का मतलब क्या होता है? डेथ ऑफ लव्ड वंस। हाँ, यही तो जानती थी। डेथ ऑफ लव्ड वन। और मॉर्निंग का मतलब होता है कि काइंड ऑफ ये जो ग्रीफ है ना उसका सोशल एक्सप्रेशन। देखिए ग्रीफ हर व्यक्ति को होता है, अपने आप में अंदर से व्यक्ति दुखी होता है, बहुत पीड़ा में होता है, और लेकिन अगर वो सोशल एक्सप्रेशन करे उसका, जैसे कि 4 लोगों में जाकर के बैठना, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आके जुड़ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, बात कर रहे होते हैं, या तो ये उसको बोलते हैं मतलब सोशल एक्सप्रेशन करना उस दुख का, उस पेन का, बिकॉज ऑफ डेथ। विजिट करना उस, जैसे कि जिसके घर में डेथ हुई तो उसके घर पे जाके बैठते हैं, बात करते हैं, या जो रिचुअल्स होते हैं ओके उसमें साथ में होते हैं, फिनरल्स में साथ में होते हैं। तो ये क्या है? दैट इज हाईलाइटिंग द सोशल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। क्लियर? नेक्स्ट है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
जैसे कि नाम में आपको समझ में आएगा, ये क्या है, स्ट्रेस डिसऑर्डर है। किस प्रकार का है, कोई ट्रॉमा रहा होगा पास्ट का, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है, लंबे समय तक स्ट्रेस रहेगा तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा, ऐसे समझो इसको। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एनी इवेंट, पास्ट इवेंट दैट क्रिएट द स्ट्रेस फॉर द लॉन्ग टाइम दैट बिकम द डिसऑर्डर। ओके, तो पीटीएसडी आपकी एक हेल्थ कंडीशन होती है। जब व्यक्ति किसी प्रकार का अनुभव, किसी प्रकार का एक्सपीरियंस या किसी घटना में विटनेस होता है, उसके सामने कोई घटना घट रही होती है, ओके, कोई इवेंट है, दैट इज़ अ ट्रॉमेटिक इवेंट। ओके, फॉर एग्जांपल कहीं पर सुनामी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाते हैं, ओके, तो व्यक्ति या व्यक्ति की फैमिली, उसमें किसी की मान के चलिए डेथ हो जाती है, तो वो जो घटना है ना वहाँ उस नेचुरल डिजास्टर की, वो व्यक्ति को लंबे समय तक अफेक्ट करती है, उसकी मेंटल स्टेट को, उससे स्ट्रेस डेवलप होता है और लंबे समय तक स्ट्रेस रहेगा तो पीटीएसडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का जैसे कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग जो कि फ़ौज में रहते हैं, अगर उन्होंने कोई युद्ध लड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो सब चीज़ उनके दिमाग में हमेशा रहती है। जैसे कभी फ्यूचर में जब वो रिटायर्ड हो गए, घर पे हैं और कोई फंक्शन हो रहा है फैमिली में या शादी वगैरह, तो अगर वहाँ पर किसी प्रकार से आतिशबाजी होगी या कोई फायरिंग करेगा, तो आवाज़ सुन के ना उनको दोबारा से जो युद्ध है ना, उस टाइम का जो एक्सपीरियंस होता है वो उनके दिमाग में चलने लगता है। ओके, पास्ट जो इवेंट होता है वो दिमाग में आ जाता है तुरंत। तो ये कॉम्बैट एक्सपोजर है या नेचुरल डिजास्टर है, या किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति साथ में जा रहा है बाइक से, कार से, और उसमें और 2 लोग थे, उनकी डेथ हो गई, तो जो व्यक्ति बच गया ना, वो जो याद है बुरी हमेशा लेके चलेगा अपने दिमाग में। उससे कभी कभी पीटीएसडी भी डेवलप होता है, अगर उसको लगता है कि उसकी वजह से हुआ है। अगर उसके अंदर गिल्ट की भावना है, जैसे मान ली वो व्यक्ति खुद चला रहा है बाइक और साथ में जो व्यक्ति बैठा है उसकी डेथ हो जाए, तो वो शायद हमेशा इस चीज़ के दिमाग में रहेगा उसके कि बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट एक व्यक्ति की डेथ हो गई, तो पीटीएसडी डेवलप हो जाएगा। या फिर टेररिज्म के शिकार जो होते हैं, जो फैमिली है, जो व्यक्ति, वो भी पीटीएसडी डेवलप करता है। सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी वजह से पीटीएसडी डेवलप होता है। तो कई प्रकार के इवेंट, कई प्रकार की घटनाएं दैट पीपल विटनेस एंड इस पीटीएसडी से डेवलप होता है। ओके, मेमोरी, जिसमें सिम्टम्स की अगर बात करें तो मैं जैसे सिम्टम्स तो बता ही रहा था, साथ में मेमोरी जो होती है जिसको बोलते हैं इंट्रूसिव मेमोरी, फ्लैशबैक, पुरानी यादें ताज़ा होना। पुरानी यादें, जैसे कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कॉम्बैट एक्सपोजर का, एक रिटायर्ड फौजी को ये फ्लैशबैक आता है जब उस प्रकार की आवाज़ या गोली की फायरिंग सुनता है, कोई भी आतिशबाजी होती है, ऐसा नाइटमेयर या ऐसी मेमोरी, ऐसे थॉट्स दोबारा से आते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव मेमोरी। ओके, अवॉइडेंस होता है दूसरा। अवॉइडेंस का मतलब आपने कभी कभी ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति ना किसी जगह पे जाने से डरता नहीं, अवॉइड करता है उसको। अवॉइड इसलिए करता है क्योंकि उस प्रकार की सिचुएशन में या उस जगह पर, उस प्लेस पर उसका मतलब उसका जो अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, बहुत ख़राब रहा है, जिसकी वजह से उसको पीटीएसडी डेवलप हो गया है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी एक्टिविटी, किसी फीलिंग उस प्रकार की उसको अवॉइड करना चाहता है वो, बिकॉज अदरवाइज उसको और ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा उसकी वजह से। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये सभी के सभी सिम्टम्स हैं पीटीएसडी के। अब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए अगेन वही सब थेरेपी जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे, सीबीटी है, ओके, और कई एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी का मतलब होता है ग्रेजुअली व्यक्ति को एक्सपोज कराना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, टू द सिचुएशन, टू द पर्सन, टू द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से उसको पीटीएसडी डेवलप हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हुआ है। तो उस सिचुएशन में व्यक्ति को दोबारा से डालना इन अ वेरी व्हाट वी से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ताकि वो अचानक से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। इन अ वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट उसको एक्सपोज कराया जाता है ग्रेजुअली, विद द सिचुएशन, विद द प्लेस, विद द पर्सन, सो दो जो स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम हो।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। इन चिल्ड्रन, बच्चों में एंड एडोलेसेंट में क्या क्या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, पाई जाती है। एक तो होता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, अगर सही तरीके से इसे डिले हो या किसी प्रकार से इम्पेयरमेंट इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट, चाहे फिजिकल एरिया में हो, फिजिकली वो सही से फिजिकली डेवलपमेंट सही से ना हो पा रहा हो, या लैंग्वेज भाषा को लेकर के, या कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव क्षमता जो होती है वो, या सोशल मोरल, कई प्रकार से अलग अलग एरिया के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर उसका जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसमें कमी आए, इम्पेयरमेंट या डिले या स्लो हो। कभी कभी बच्चों के अंदर जो विकास होता है उनका स्लो होता है। इसलिए बोलते हैं कि सभी बच्चे जो है अलग होते हैं। किसी का जो है उनके अंदर मेच्योरिटी जल्दी डेवलप होती है, किसी का अंडरस्टैंडिंग जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार से हर बच्चे का विकास धीरे अलग अलग तरीके से होता है। किसी का डिले होता है, किसी में प्रॉब्लम भी होती है, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। दूसरा होता है मेंटल रिटार्डेशन, या दूसरे नाम से जानते हैं इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है जो हम सभी कर रहे होते हैं, तो जो व्यक्ति मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो उसका जो सोचने का क्षमता होता है, उसके जो इंटेलिजेंस होता है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है, ओके, वो एवरेज होती है, बिलो एवरेज होती है। मतलब जो भी स्किल्स चाहिए होती हैं व्यक्ति को अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वो उस व्यक्ति के अंदर एवरेज, बिलो एवरेज होती हैं। सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता है, वो अपने मेंटल एबिलिटी का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाता है टू परफॉर्म ऑल द डेली टास्क, दैट कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसलिए फिर ऐसे बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पेरेंट्स सहारा देते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर एक्टिविटी करने में साथ में उनके रहते हैं हमेशा, बिकॉज ऑफ दिस मेंटल रिटार्डेशन। अब होता क्यों है मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज ऑफ कुछ तो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, या जब बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे भी कई प्रॉब्लम होती है। कुछ इंजरी की वजह से, जब छोटे बच्चा की उम्र कम है उस टाइम पे किसी प्रकार से मेंटल इंजरी हो जाए, तो कई प्रकार के कारण होते हैं इसके। नेक्स्ट है ASD। ASD का मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? इज ए काइंड ऑफ न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर। और बोलेंगे मल्टीपल ग्रुप ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका मतलब हुआ कि ये जनरली बच्चों में होता है जब बच्चे की जन्म के बाद, जन्म से लेकर 3 साल तक, जैसे कि सिग्मंड फ्रायड बताते हैं, इसी स्टेज के अंदर बच्चे का विकास होता है। तो जन्म से लेकर 3 साल की एज में बच्चे के अंदर सही तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो सही से डेवलप नहीं हो पाए, जैसे भाषा को लेकर के, लैंग्वेज, वो कम बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है, बात ही नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे बच्चे जिनको ASD होता है वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, आई कांटेक्ट नहीं मिलाते हैं। जैसे जो उनको व्यक्ति देखेगा ना, उनको देखते नहीं है वो सही तरीके से, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है शून्य होता है। अच्छा, मतलब खुश होना या दुख होना या रोना कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट मोड में। सोशल इंटरेक्शन बहुत कम होता है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अकेले में रहेंगे, अकेले में खेलेंगे, कोई पीयर ग्रुप नहीं होगा, ओके। और हर चीज़ के लिए अपने जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, मदर है, फादर, उनके हमेशा साथ में रहेगा, उन्हीं के हिसाब से चलेगा। और इवन अपना नाम जो लेने में भी उनको कठिनाई होती है। कठिनाई मतलब होता है कि सही से वो रेस्पॉन्ड नहीं करते, बस ये है।
ये सभी के सभी सिम्टम्स होते हैं जिनके अंदर जिन बच्चों में ASD होता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें कई प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, लिखने में राइटिंग डिसेबिलिटी है, ठीक है, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी है, कैलकुलेशंस करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये है, जैसे तारे ज़मीन का मूवी आपने देखा होगा, उसमें जो बच्चा होता है ना, उसको डिसलेक्सिया होता है, ठीक है। रीडिंग डिसऑर्डर, सही से रीड नहीं कर पाता है वो, उसको जो वर्ड्स होते हैं, नंबर्स होते हैं ना, बहुत ही उल्टे सीधे दिख रहे होते हैं, जैसे कि ई को वो ई लिखेगा या 9 को 6 लिख देगा, मतलब कन्फ्यूज हो जाता है उसमें। इस तरीके के इसमें स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर जो राइटिंग एक्सप्रेशन है, उसके जो लिखने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट होगा, ठीक है। मैथमेटिकल डिसेबिलिटी भी होती है, सही तरीके से काउंट करना, नंबर्स जोड़ना घटाना, छोटे छोटे कैलकुलेशंस भी नहीं कर पाएगा वो, बिकॉज नंबर्स जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं उसके हिसाब से। तो ये नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। इसका मतलब क्या है, जैसे नाम में लिखा है अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन पे करने में कमी आ जाती है, डेफिसिट। व्हेन पर्सन फेसिंग द डिफिकल्टी इन पेइंग द अटेंशन, दैट इज अटेंशन डेफिसिट। हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है ना, बहुत ज़्यादा करता है। somebody इज़ नॉट एबल टू स्टे काम, अपने आप को एक जगह ना रोक पाना, ओके, एक जगह ना बैठ पाना शांति से, हमेशा ऑन द गो, मेरा मतलब हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, शांति से न बैठना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें इस प्रकार का जो है डिसऑर्डर डेवलप होता है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं अननेसेसरी, बट करते रहेंगे। इवन एडल्ट में भी होता है, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द चिल्ड्रन ओनली। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिहेवियर कंट्रोल करने में डिफ़िकल्टी होती है ऐसे व्यक्ति में, ऐसे बच्चों में जिनको ADHD होगा। ध्यान नहीं दे पाते, एक जगह बैठना मुश्किल होता है, एक जगह बात करना मुश्किल होता है, एक जगह ध्यान देना मुश्किल होता है। क्लियर। बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे इनअटेंटिव, इनअटेंशन, कि जैसे होमवर्क करना है तो होमवर्क थोड़ा कर दिया, छोड़ दिया, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करेंगे, गलतियां करेंगे, ओके। ध्यान जो एक जगह नहीं लगता है उनका, किसी भी चीज़ को सुन रहे हैं तो अच्छे से सुनेंगे नहीं, अच्छे से समझेंगे नहीं, क्योंकि अगेन वही है, अटेंशन डेफिसिट है। चीज़ें जल्दी भूल जाएंगे, जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अगर अटेंशन डेफिसिट है तो। कोई काम दिया है तो काम को पूरा नहीं करेंगे या उसको अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके के जो भी सिम्टम्स हैं ये दिखाते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के, या इनअटेंटिव होना, इनअटेंशन होना। इम्पल्सिव नेचर होता है, इम्पल्सिविटी, कि जैसे जो आंसर देना वो गलत आंसर या ब्लड आंसर देना, कुछ भी बोल देना बस। ऐसे बच्चे जो कि अपना टर्न का वेट नहीं करते। क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको आंसर नहीं पता, फिर भी वो खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर, क्योंकि वो इंटरप्ट करना उनको पसंद है, मतलब इम्पल्सिवनेस है उसकी वजह से। तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ ADHD। क्लियर। नेक्स्ट है ODD, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है
ओपोजिशनल का मतलब समझ में आ गया होगा। ये जनरली बच्चों में पाया जाता है कि जो बच्चे कंप्लाई नहीं करते, माँ बाप की बात नहीं मानते, रिफ्यूज़ करते हैं, जैसे जो उनको बोला गया है उसके अपोजिट काम करेंगे वो। ओके, ये प्रवृत्ति बच्चों में होती है। झूठ बोलना छोटी छोटी बात को लेकर के, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात नहीं करना, कुछ भी उलझुल बात करना, इसको बोलते हैं ओपोजिशनल। इस प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं। डिसओबीडियंट नेचर होता है बच्चे का। ओके, और जो अथॉरिटी फिगर होगा उससे उसकी बिल्कुल नहीं बनेगी, जैसे कि फादर है या मदर है, जो भी है घर में बड़ा, उससे उनकी बात बिल्कुल बनती नहीं है, वो उनको एकदम दुश्मन की तरह लगता है। इसको बोलते हैं ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, डेफिएंट डिसऑर्डर, सॉरी। तो ये जितने भी डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस किए यहाँ तक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है। अब बात करेंगे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर की। घातक मानसिक बीमारी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, अगर वो लंबे समय तक रहते हैं, उनकी जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, काफ़ी महीने तक है, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, तो फिर वही कॉमन मेंटल डिसऑर्डर आपका इस केस में आ जाता है, सीवियर मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आ जाता है। जैसे डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन कॉमन में हम लोग पढ़े थे, यहाँ भी आता है, क्योंकि अगर बहुत लंबे समय तक है तो डिप्रेशन फिर वो उसका इलाज होना ज़रूरी है। नेगेटिव थॉट, ठीक है, जिसको व्यक्ति को डिप्रेशन होगा उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, लेस एनर्जी फील करता है, जो एक जॉय होता है ना चीज़ों में, उसको एंजॉय नहीं कर पाता है, और लैक ऑफ एन्जॉयमेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना, लैक ऑफ जॉय, वो सिम्टम जो हम पहले डिस्कस किए वही है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसको दूसरे नाम से जानते हैं मैनिक डिप्रेशन। ओके, तो मैनिक डिप्रेशन को हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या होता है? सॉरी, Maybe dual personality. सर एक्सट्रीम मूड स्विंग हो, या तो हाई ही रहेगा या तो लो ही रहेगा। एक्सट्रीम मूड स्विंग रहेगा मैनिक डिप्रेशन में। बाइपोलर डिसऑर्डर, दो अवस्थाएं व्यक्ति की, हाई अवस्था होती है, लो अवस्था होती है, तो व्यक्ति इसी में घूमता है। ऐसे या तो हाई एलिटेड होगा या लो होगा, ठीक है। तो दो प्रकार के एपिसोड होते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं मैनिक एपिसोड, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, ठीक है, यूफोरिया जिसको बोलते हैं, नींद कम आती है, स्लीप कम आती है, बहुत ज़्यादा बात करेगा, टॉकेटिव होगा, ओके, इम्पल्सिव डिसीजन लेगा। कि कभी कभी क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा व्यक्ति मैनिक एपिसोड के अंदर है, तो अगर मान लीजिए उसने कोई जो है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट या एप्लीकेशन खोल दिया, तो बहुत सारी शॉपिंग कर लेगा वो, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजन लेगा वो। ओके, इसको बोलते हैं हम मैनिक डिप्रेशन, हाई एनर्जी। दे कैन स्पेंड सो मच मनी ऑन एनीथिंग, क्योंकि वो सोच नहीं रहे होते हैं। दे आर वेरी रिस्की, दे आर टेकिंग द रिस्क डिसीजन, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ प्लान और बिफोर स्पेंडिंग मनी और डूइंग एनीथिंग। बिकॉज ये जो स्टेज है ना, हाई स्टेज, इसको बोलते हैं मैनिक एपिसोड, दैन पीपल हैव द हाई एनर्जी। दूसरा अवस्था होता है
जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका मैनिक, दूसरा हो गया, दूसरा क्या होता है, डिप्रेसिव। डिप्रेसिव मतलब होता है इसमें एनर्जी कम होती है, मतलब नींद, जैसे आलस बहुत आएगा, डिप्रेस फील करेगा व्यक्ति, कुछ बात ही नहीं करेगा, एग्जॉस्ट फील करेगा, एनर्जी नहीं है, विड्रॉल फील करेगा, कोई काम ना करना, कोई भी सोशल एक्टिविटी उसको बिल्कुल ना करना। इसमें क्या था, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्क करना, एक्सेसिव चीज़ें करना, एक्सेसिव बात करना, एक्सेसिव नींद ना आना बिल्कुल भी। तो ये इसमें एक भाव, इस प्रकार के डिप्रेशन में क्या होता है, होपलेसनेस, आलस, नींद, ये सभी चीज़ें डबल ज़्यादा आ जाती हैं। अपने आप को कमतर आंकना, सेल्फ वर्थलेसनेस की भावना डेवलप होना, सेल्फ जो है वो अपना खुद का व्यक्ति का नेगेटिव डेवलप हो जाता है, नेगेटिव। तो ये डिप्रेसिव एपिसोड की बात कर रहा हूँ। तो दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो मैनिक स्टेज में रहेगा व्यक्ति या डिप्रेसिव स्टेज के अंदर रहेगा। ओके, क्या उसको सर बोलते हैं। ये हाँ बोलिए। होने के पीछे का रीजन क्या होगा? अगर बाइपोलर डिसऑर्डर किसी पर्सन को है तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना कि क्यों होता होगा। हाँ, तो ये तो सीवियर कंडीशन आ गई ना। उसके पहले तो ये था कि अगर वो कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है उसको, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ठीक है, ये डेवलप होगा धीरे धीरे करके। जैसे कि मूड स्विंग होना, अगर मूड स्विंग बहुत लंबे समय तक हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिर इसी स्टेज में आ जाता है। ओके, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं, बहुत सारी, जिसकी वजह से, जैसे कि इसके सिम्टम्स बताते हैं हम, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बताइए। जैसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन अगर लंबे समय तक है, 1 साल 2 साल है, तो धीरे धीरे करके डेवलप होगा डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं हाइपोमेनिया। जब एनर्जी कम फील होती है, कम महसूस होती है, नींद कम आती है, डिप्रेस फील व्यक्ति करता है, तो ये कब होगा, ये जब होगा जब वही जो सिंपल मेंटल डिसऑर्डर डिप्रेशन है वो लंबे समय तक रहेगा, ठीक है, तभी तो वो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है। सर ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है शुरुआत में उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, वो काफी दिनों तक वो अकेले कहीं एक जगह पर रह रहा है, तो अकेले रह रहे के और मेंटली उसमें चला जाएगा, हाँ, सिंगल रहते रहते अकेला फील करेगा और वही बोल रहा हूँ कि अगर व्यक्ति की कंडीशन कॉमन अपने आप को बंद रहने मेंटल डिसऑर्डर लगेगा। के अंदर है, अगर वो लंबे समय तक रहती है, जैसे किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, किसी को एक जगह रहने की आदत पड़ गई है, सोशल फोबिया है, तो वो और ज़्यादा एक्सेसिव कंडीशन में चला जाएगा, फिर वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है। तो उसमें आपका कई प्रकार के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। किसी को हाइपोमेनिया है, किसी को मेनिया है, तो इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर बोल रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक ही स्टेज के अंदर रहते हैं, डिप्रेसिव मोड में रहेंगे। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जो मैनिक स्टेज में रहेंगे। कुछ जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर आता है वो उनका मूवमेंट होता रहता है, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, कभी डिप्रेस। तो ये जब सीवियर कंडीशन आ जाएगी तो फिर वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, फिर यू कांट कंट्रोल कि भाई ये क्यों हो रहा है। वो क्योंकि वो लंबे समय तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो लंबे समय तक रहेगी, तो फिर वो ऑटोमेटिक बहुत सारी और भी ज़्यादा इस प्रकार के डिसऑर्डर ऐड होते जाएंगे, जिसका कोई कारण नहीं होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा फिर। समझ में आ रहा है। जैसे उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी। ओके, किसी व्यक्ति को एक बीमारी है छोटी मोटी, वो लंबे समय तक रही और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गई, और उसके साथ साथ उसको और छोटी छोटी बीमारी साथ में ऐड हो गई, उनकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई, तो मल्टीपल बीमारी हो जाएंगी। ऐसे हो जाता है फिर। क्लियर। यस सर। ओके, तो किसी कोई एक सिम्टम्स की वजह से नहीं होगा, मल्टीपल सिम्टम डेवलप होते जाते हैं, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। इसमें पेशेंट को मतलब अपने भ्रम होते जाता है कि जो हाँ जो घटना होती नहीं है उसको भी वो अपने दिमाग में सोच को उसको वो भ्रमित होते रहता है। हाँ, बेसिकली सर रियलिटी से कांटेक्ट टूट जाता है बेसिकली। ओके, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया मतलब होता है, सिंपल भाषा में बात करेंगे तो जो कि अफेक्ट करता है हमारी सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग को अफेक्ट करेगा, जो हमारी फीलिंग है उसको अफेक्ट करेगा, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। तो ये काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। ओके,
तो जो वास्तविकता होती है, जो रियलिटी होती है ना, उससे काइंड ऑफ एक जो टच है ना वो दूर हो जाए, उससे व्यक्ति दूर हो जाता है, सच्चाई से, रियलिटी से। ओके, तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर कई टाइप होती है। एक तो होता है पॉजिटिव टाइप, एक होता है नेगेटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप में क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि एबनॉर्मल एक्सपीरियंस को जोड़ता है, ऐड कर देता है, इसलिए उसको बोल रहे हैं हम पॉजिटिव सिम्टम्स। कुछ होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, जिसमें हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ना वो कम हो जाती है, लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं नेगेटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होगा कि ऐड हो जाएगा कुछ एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डिल्यूजन, ओके, हेलुसिनेशन, ये पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, कुछ भी बोलना, ओके, कैटाटोनिक बिहेवियर, ये जो इसको हम पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। मतलब जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ना, एबनॉर्मल एक्सपीरियंस है व्यक्ति का, वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब इन नॉट इन अ राइट सेंस, चीज़ें जब जुड़ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, एक झूठा विश्वास, फॉल्स बिलीफ, ओके, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। हेलुसिनेशन मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के व्यक्ति का अपना एक झूठा विश्वास होता है। अगर आप चाहो कुछ लॉजिक दोगे इसके अगेंस्ट में, कुछ एविडेंस दिखाओगे, तो भी व्यक्ति मानेगा नहीं, वो डिल्यूजन कहलाता है। जब व्यक्ति को लगता है कि कोई किसी प्रकार के भी एक झूठ विश्वास बिल्डअप कर सकता है अपने आप को लेकर के। दूसरा हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है, सेंस करना ऐसी चीज़ को जो एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसी चीज़ को सुनना, एक ऐसी वॉइस को जो एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऐसी चीज़ को देख लेना जो है ही नहीं, एक ऐसी चीज़ को सूंघना जिसकी सुगंध आ रही वो चीज़ है नहीं वहाँ, तो ये सेंस है। हेलुसिनेशन मतलब होता है काइंड ऑफ सेंस या चीज़ें ऐसी दैट इज़ नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। डिसऑर्गेनाइज स्पीच का मतलब समझ गए होगे। बिन वेरी, सर हाँ बोलिए। सर डिल्यूजन का एक एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। ठीक है, समझाते हैं अभी। देखिए डिल्यूजन में क्या होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी इसमें उसके कई कई टाइप होते हैं। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा वो कोई अमीर या बोल सकते हैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, कुछ है ऐसा, उसको ऐसा विश्वास हो रहा है, ऐसा है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी में उसको लग रहा है ना, एक कोई राइटर है जिसने एक बुक लिखी है और बुक पब्लिश किया है, वो टीवी में बता रहा है, लेकिन इस व्यक्ति को जिसको डिल्यूजन है, इसको ऐसा लग सकता है कि इस बुक का जो आइडिया है ना, इसने मेरा चुरा लिया, मेरा आइडिया था, इसने अपनी बुक पब्लिश कर दी। अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझता है वो, अपनी पर्सनालिटी को या अपनी चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को उसको लगता है कि वो उसकी वजह से है। एक ऐसा झूठा विश्वास जिसमें जिसका कोई रैशनल नहीं है। एक अगर उसको सही बताया जाए कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो मानेगा नहीं। दैट इज़ अ फॉल्स बिलीफ डेवलप बाय द पर्सन विद इन सेल्फ। ओके सर। ठीक है, तो इसमें डिल्यूजन के कई प्रकार होते हैं। जैसे एक तो होता है अपना पैरानॉइड, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि 4 लोगों का समूह है दोस्तों का, तो एक उसका जो फ्रेंड बाहर होगा, दूर से वो उसको ऐसा लगेगा ना ये बाकी लोग ना मेरे अगेंस्ट में किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं या मुझे हार्म पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उसका अपना फॉल्स बिलीफ है, उसको ऐसा लग रहा है, दैट काइंड ऑफ फॉल्स बिलीफ कि ये लोग शायद मुझे हार्म पहुंचाएंगे, ये मेरे दोस्त हैं या मुझे मारने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। सो ये क्या है, इसको बोलते हैं पैरानॉइड डिल्यूजन। ओके, ओके सर, क्लियर। एक और होता है आपका रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। जब व्यक्ति अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ के देखता है, ओके, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या टीवी में कुछ आ रहा है प्रचार वगैरह, उसको देख करके, या टीवी एंकर को वो देख करके इस प्रकार उसको लगेगा कि शायद
सामने वाला कुछ ना सिग्नल भेज रहा है मुझे, वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो लाइन बाई लाइन, उसमें लगेगा कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो मेरे लिए लिखा हुआ है, जो शायद वो उससे कनेक्ट कर पा रहा होता है, एक रेफरेंस जोड़ पा रहा होता है, अपने आप को कनेक्ट करके देख पा रहा होता है कि कोई सीक्रेट मैसेज मेरे लिए भेजा गया है टीवी एंकर के द्वारा, या टीवी में, या ऐड के माध्यम से, या न्यूज़पेपर के अंदर, या कुछ भी। तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ओके, क्लियर। एक और होता है सोमैटिक। सोमैटिक डिल्यूजन में क्या होता है, जब व्यक्ति को लगता है कि कोई फिजिकल सिम्टम्स या फिजिकल डिफेक्ट्स व्यक्ति के अंदर है, जैसे कि व्यक्ति का सो रहा है ना, लेटा हुआ है, तो उसको लगेगा कि ना बेड में या जो है कुछ ना कुछ तो स्क्रॉल कर रहा है, कोई सर्प हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है जो कहीं ना कहीं उसके स्किन में घूम रहा है, उसको ऐसा लगेगा, बिकॉज दिस इज द फॉल्स बिलीफ, जो है नहीं। उसको बोलते हैं सोमैटिक डिल्यूजन। महसूस उसको होगा कि बॉडी में कुछ कोई जीव जंतु है, चल रहा है, चल फिर रहा है स्किन के अंदर। ओके, बट दैट डोंट हैव एनी एविडेंस, उसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं है, तो दिस इज आल्सो अ डिल्यूजन। क्लियर। यस सर, क्लियर। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन। इस हेलुसिनेशन बात कर रहा था, तो हेलुसिनेशन के भी प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया कि दैट इज रिलेटेड टू सेंसेस, कि ऐसी चीज़ें परसीव करना जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो बोलेंगे फॉल्स परसेप्शन। जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, तो हम हर व्यक्ति जो सेंस कर रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, वो नज़र भी आ रहा होता है कभी कभी। लेकिन अगर व्यक्ति के द्वारा 5 सेंसेस से भी जो परसेप्शन क्रिएट किया गया वो झूठा है, तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन बनती है, दैट इज हाईलाइट द हेलुसिनेशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन। जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कुछ ऐसे साउंड, कुछ ऐसी वॉइस सुनना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे आप क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, आपको लगेगा कि कोई ना गेट के बाहर से मुझे बुला रहा है, आपको आपका नाम सुनाई देगा। जिस व्यक्ति को अगर ये हेलुसिनेशन है, तो व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि बाहर गेट के बाहर कोई उसका फ्रेंड खड़ा हुआ है, कोई फैमिली मेम्बर खड़ा हुआ है, कोई जानने वाला है, वो मुझे बुला रहा है। तो व्यक्ति क्लासरूम से बाहर जाएगा, देखेगा ज़रूर, क्योंकि वो इसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, कुछ वॉइस, कुछ साउंड सुनाई देना। नेक्स्ट था विजुअल। विजुअल का मतलब होता है कुछ चीज़ ऐसी दिखाई देना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है। व्हेन वी आर सीइंग थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट। ओके, जैसे कभी कभी व्यक्ति रूम में बैठा है ना, टीवी देख रहा है या चेयर पे बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है, उसको लगेगा ना अचानक से गेट के पीछे से कुछ आया, कोई इंसान कुछ भी यहाँ साइड से चला गया, या यहाँ कहीं कुछ ना कुछ ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को, उसको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, कि कुछ चीज़ दिखाई देती है जो एग्जिस्ट नहीं करती। वो चेक करेगा ना तो कुछ होगा नहीं वहाँ, तो कभी कभी लोग उसको भूत मान लेते हैं कि भूत निकल गया यहाँ से, या यहाँ था कुछ ऐसा कुछ, तो आपका विजुअल हेलुसिनेशन हो गया। एक होता है टैक्टाइल। ओके, जो मैं बात कर रहा हूँ स्किन की, बॉडी की, कि कुछ ना कुछ तो है जो स्किन में, बॉडी में स्क्रॉल कर रहा है, घूम फिर रहा है, ये भी आपका 5 सेंसेस के अंदर ही आएगा। ये फॉल्स परसेप्शन। क्लियर है। तो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में डिफरेंस क्या हुआ? डिल्यूजन क्या है? फॉल्स बिलीफ है, कि हम कुछ मानते हैं वो सही नहीं है, दैट टोटली बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट इन्फेरेंस या हाइपोथेसिस। आपके तो अपने द्वारा बनाई गई कहानी है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है एक फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस, जो 5 सेंसेस से हो सकता है। कुछ ऐसा देखें जो है नहीं, कुछ ऐसा सूंघ लिया जो कि नहीं है, जो डिश ही नहीं अवेलेबल है,
या कुछ ऐसा देख लिया जो एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ ऐसा सुन लिया जो है ही नहीं। वो 5 सेंसेस से जो अनुभव होता है, फॉल्स अनुभव, वो हेलुसिनेशन में आता है। क्लियर? यस सर, मतलब सर Yes, डिल्यूजन sir. में फॉल्स बिलीव आ जाएगा और हेलुसिनेशन में फॉल्स एक्सपीरियंस। हाँ, फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंसेस। जी, ठीक। ओके। अब बात करेंगे कोमोर्बिडिटी की। कोमॉर्बिडिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को एक बीमारी है ना, एक मान ली डिसऑर्डर है, एक के साथ बहुत सारा। तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ओके, कई प्रकार के, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो फिर और भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर उसको हो सकते हैं। डिप्रेशन हो ही सकता है, पीटीएसडी भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी आपस में कनेक्टेड होती हैं। कभी कभी जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, तो कोई अगर पूछिएगा तो ये कैसे डेवलप हुआ, तो वो डायरेक्टली हो सकता है डेवलप ना हो, लेकिन उसको डिप्रेशन हो या पीटीएसडी हो या और कुछ हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर और भी इस प्रकार के डिसऑर्डर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ समबडी हैव अदर डिसऑर्डर्स। तो फिर उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटी कंडीशन। देन समबडी इज क्वालिफाइंग फॉर द मैनी डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर डिसऑर्डर। इस कुड बी डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कुछ भी हो सकता है व्यक्ति को, या और बीमारियाँ। इसकी वजह से मल्टीपल बीमारियों के लिए वो क्वालिफाई क्या हो सकता है कि हो जाती है उसको। सिंपल सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर। अगेन ये देखो, जैसे कि सीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर है, तो ये डिसऑर्डर इस प्रकार का है कि इसमें और भी कई प्रकार की जो सीजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो नज़र आते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स। जैसे हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, उसका भी कोई अवस्था हो सकती है, मैनिक मूड आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। कम्युनिकेशन, डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन या थॉट पैटर्न डेवलप होना, और भी कई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक ही प्रकार की डिसऑर्डर्स साथ में डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देखिए, ऑब्सेसिव का मतलब क्या हुआ? ऑब्सेशन से बना ऑब्सेसिव। जब हम बोलते हैं ऑब्सेशन, किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, कोई भी ऑब्सेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो जब व्यक्ति किसी इमेज के बारे में या किसी थॉट के बारे में या कोई आइडिया है या कोई पर्सन है, उसके बारे में जो है बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, या उस प्रकार के विचार आते हैं उसको, इनअप्रोप्रिएट थॉट और थिंकिंग डेवलप होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, उसको बोलते हैं ऑब्सेशन। सॉरी, 1 सेकेंड। तो ऑब्सेशन क्लियर है। ऑब्सेशन मतलब तो है कि सिंपल कोई भी जो डिस्टर्बिंग थॉट है ना, वो आ सकता है, कोई आइडिया आ सकते हैं, ऐसे आइडिया कि जो वेरी इनअप्रोप्रिएट, को उसका कोई तुक नहीं है, बस आ रहे हैं दिमाग के अंदर, कोई इमेज या किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, वो कहलाता है ऑब्सेशन। ओके, इसलिए बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी व्यक्ति को कि ये व्यक्ति उस पर्सन को लेकर के या उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, किसी जॉब को लेकर के या किसी पोजीशन को लेकर के या किसी काम को लेकर के, दैट हाईलाइट। तो कंपल्सन का मतलब क्या होता है? कंपल्सन का मतलब हुआ कि ये सभी चीज़ों को लेकर के, इन चीज़ों की वजह से जो एंजाइटी डेवलप होती है, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट है, ओके, डिस्टर्बिंग है, तो इनसे एंजाइटी डेवलप होगी। अब इस एंजाइटी को कम करने के लिए, टू रिड्यूस दिस एंजाइटी, व्यक्ति का जो
कंडक्ट होगा, उसका जो एक्शंस होंगे, उसका जो बिहेवियर होगा, उसको बोलते हैं कंपल्सन। सो एनी एक्शन, एनी बिहेवियर दैट इज रिपीटेटिव। अगर व्यक्ति बार बार उसको दोहरा रहा है, क्यों दोहरा रहा है? ताकि वो रिड्यूस कर पाए उस एंजाइटी को, जो एंजाइटी डेवलप हुई इन सभी चीज़ों की वजह से। तो ऐसा इसको लिंक कर लो कि somebody is repeating a behavior or any action just to reduce the anxiety, and this anxiety which is developed from all these activity, all those thoughts or any kind of inappropriate idea, thoughts or image or anything। तो उससे आपको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी व्यक्ति के दिमाग में ना आइडिया आ रहा है ऐसा कि भाई उसके हाथ ना बहुत गंदे हैं। अब ये इनअप्रोप्रिएट क्यों है? क्योंकि वो 2 मिनट पहले ही हाथ धो के आया हुआ है। तो हम उसको बोल देंगे कि जो आइडिया दिमाग में आ रहा है उसका बहुत इनअप्रोप्रिएट है। तो ये जो आइडिया उसके दिमाग में आया, अब कई बार आया है, तो उसको एंजाइटी डेवलप हुई कि भाई मेरे हाथ गंदे हैं, साफ़ करना चाहिए मुझे। तो ये जो एंजाइटी है उसको कम करने के लिए उसने क्या किया, उसका बिहेवियर, उसका एक्शन, वो वापस गया वॉशरूम में हाथ धोने के लिए। ओके, तो ये इससे क्या हो गया, उसका जो एंजाइटी था वो कम हो गया। अब अगेन सेम चीज़ को रिपीट करेगा, फिर वो यहाँ पर आएगा, फिर रिपीट करेगा। इसको बोलते हैं ओसीडी। क्लियर? बोलिए, देख लीजिए एक बार पूरे साइकिल को। यस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। पहले हम जाएंगे ऊपर साइड में, फ्रीडम फ्रॉम sickness, better health and very positive health। अब जाएंगे नीचे तरफ। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी तो है लेकिन वो अनरिकग्नाइज्ड है, कि कोई व्यक्ति जो है सिगरेट पीता है लेकिन उसको पता नहीं है कि इससे लंग पर किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अनरिकग्नाइज्ड। नेक्स्ट है माइल्ड, माइल्ड सिकनेस। नेक्स्ट है सीवियर सिकनेस, और लास्ट स्टेज यहाँ पर जो है अलविदा। पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव हेल्थ का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था जहाँ पर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसको कोई भी बीमारी नहीं है, देयर इज़ नो लैक ऑफ डिजीज़। ओवरऑल उसकी जो वेलबींग है वो बेटर है सभी प्रकार से, मेंटली भी फिट है, फिजिकली फिट है, सोशली भी वेलबींग अच्छी है। दूसरा होता है बेटर हेल्थ। बेटर हेल्थ को हम बोलते हैं इम्प्रूव हेल्थ। इम्प्रूव हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि पहले कुछ था बट अभी ठीक हो गया। पहले व्यक्ति जो है ड्रिंक करता था या सिगरेट पीता था बहुत लंबे समय तक, 10 साल तक पिया, तो लंग अफेक्ट हो गए थे, पर धीरे धीरे उसने छोड़ दिया है, तो अभी कंडीशन इम्प्रूव हो गई है। बेटर हेल्थ, बेटर हेल्थ का मतलब ये होता है कि इम्प्रूव कंडीशन, पहले से इम्प्रूव, पहले खराब थी अभी इम्प्रूव हो गई। फ्री फ्रॉम सिकनेस, फ्री फ्रॉम सिकनेस मतलब क्या होता है कि जिसको जनरली हम ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं कि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिजीज़ ना हो, उसको कोई किसी प्रकार से व्यक्ति डायग्नोसिस ना हो, मतलब हॉस्पिटल वगैरह ना जाता हो, कोई ऐसी कोई दिक्कत ना हो, उसको बोल देंगे फ्री फ्रॉम सिकनेस। उसके बाद 0 पॉइंट आ गया अमनीशिया, अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस। इसका मतलब है कि व्यक्ति को लग तो रहा है कि यार हेल्दी नहीं है, ओके, लेकिन चूंकि अभी तक उसने किसी प्रकार से डायग्नोसिस नहीं कराया हुआ है, ओके, टेस्ट नहीं कराए हैं, तो बोल सकते हैं कि बीमार नहीं है, लेकिन बीमार तो है बिकॉज कि अभी किसी प्रकार का डायग्नोसिस हुआ नहीं है। एक ऐसी अवस्था जहाँ पर व्यक्ति को फील होता है कि हेल्दी है, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि देयर इज़ नो डायग्नोसिस, नो इस प्रकार के सिम्टम्स भी नज़र नहीं आ रहे उस व्यक्ति को, तो शायद उसको लग रहा है कि वो ठीक है, दैट इज़ अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस।
माइल्ड सिकनेस की माइनर इलनेस, बीमारी सिम्टम्स नज़र आते हैं बट उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मतलब हम डे टू डे लाइफ की एक्टिविटी कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम है। ओके, जैसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत फीवर है या माइल्ड कोल्ड है, कुछ ही है, लेकिन फिर भी वो ऑफिस जा रहा है, फिर भी वो पढ़ाई कर रहा है, दैट इज़ माइल्ड सिकनेस। सीवियर सिकनेस कि जिसको अवॉइड ना कर पाओ, बीमारी हमारी हेल्थ, हमारी कंडीशंस, हमारे डेली लाइफ को फंक्शनिंग अफेक्ट कर दे कि भाई ज़्यादा बीमार हो गए तो आप बेड पे ही लेट जाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, जॉब नहीं करने जा पाओगे, दैट इज़ अ सीवियर वीकनेस। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लास्ट स्टेज आ जाती है। क्लियर? यस। ये आपका स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ है। ये भी एग्जाम में आता है कभी कभी, तो ये पूरा पता होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव हेल्थ आएगा, इन नेगेटिव डायरेक्शन डेथ। सीक्वेंस में आ सकता है ना? हाँ बिल्कुल, सिक्वेंस में आ सकता है। सिक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि जीरो से स्टार्ट होगा, तो जहाँ पर सिकनेस, व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, फिर आता है बेटर स्टेज अवस्था है, फिर आएगा कि बहुत अच्छी पॉजिटिव हेल्थ है। अगर नीचे तरफ जाएंगे तो फिर बीमारी का कोई रिकग्निशन नहीं, अनरिकग्नाइज्ड सिकनेस है, फिर माइल्ड है, जुकाम खांसी बुखार तबीयत, फिर सीवियर कंडीशन, कैंसर और 50 टाइप की बीमारी, और डेथ। क्लियर? बोलिए। यस सर। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। ये अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। तो पहले डिफाइन करिए डिसेबिलिटी का मतलब क्या है। बताइए। एक तरह से काम में कोई एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेवियर ना कर पाना, चाहे वो एक प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है। हाँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि नॉर्मल है, अगर वो किसी काम को, किसी वर्क को कर पा रहा है इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिवली परफॉर्म कर पा रहा है, ओके। अगर जो व्यक्ति डिसेबल्ड होगा तो उसी काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ ability to do any task, any functions that the every normal human being can perform, that is disability। okay, disability मतलब ही होता है ability। disability मतलब जो व्यक्ति जो काम ना कर पाए, जो कर सकता था, उसको disability बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिसेबल्ड व्यक्ति दौड़ने में दिक्कत होगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि करके। WHO के द्वारा 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिए गए हैं। पहला तो है आपका इम्पेयरमेंट, इसको बोलते हैं डेफिसिट, कमी किसी चीज़ की। दूसरा है डिसेबिलिटी, तीसरा कौन सा है? हैंडीकैप। ठीक है, हैंडीकैप। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब किसी चीज़ की कमी महसूस हो, डेफिसिट, लॉस, और उसको बोलते हैं एबनॉर्मलिटी किसी प्रकार के फंक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, कम सुनाई देना, विजुअल इम्पेयरमेंट, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, लॉस ऑफ हियरिंग लॉस, या मेंटल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्किज़ोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, ये सब आते हैं इम्पेयरमेंट के अंदर। देयर इज समथिंग विच इज़ लॉस, कोई चीज़ कम है कि जो नॉर्मल व्यक्ति कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहा है,
देख सकते हैं तो उसको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, या मेंटली रिटार्डेड है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, एबनॉर्मलिटी है किसी भी चीज़ की, दैट इज़ लॉस, जिसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। दूसरा है डिसेबिलिटी। अब चूंकि यहाँ जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैर में दिक्कत है, ओके, तो फिर वो डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि वो टास्क नहीं कर पाएगा। जैसे कि पैर में दिक्कत है तो वो रन नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता, ओके, हाथ में दिक्कत है तो वो लिख नहीं पाएगा और सारे काम नहीं कर पाएगा जो हाथ से कर सकते हैं। बिकॉज डिसेबिलिटी का मतलब होता है काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क। तो कौन सा टास्क? जो यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड हुआ है बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट, ओके। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसका मतलब है कि वो शायद उसको डिफ़िकल्टी होगी कैलकुलेशंस करने में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने में, अपनी डेली लाइफ की फंक्शन को करने में। तो ये जो डिसेबिलिटी है ये दिखाता है कि इज़ अ काइंड ऑफ इनएबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। नेक्स्ट है हैंडीकैप। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति जो काम नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता या अलग अलग फंक्शन नहीं कर सकता है, तो कहीं न कहीं वो सोशली रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उसको एक नुकसान हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट, ओके। जैसे जो व्यक्ति दौड़ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो फिर उसको अगर वो किसी जगह पे जाता है पब्लिक प्लेस पे, तो उसको बस में चढ़ने में दिक्कत होगा, किसी जो स्टेयर्स होती हैं स्टेयर्स पे चढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी, ओके, तो उसके लिए लिफ्ट चाहिए, फिर रैंप चाहिए, इस तरीके से। तो कहीं न कहीं जो आपका हैंडीकैप है ना, वो सोशल रेस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज फॉर द पीपल दोज हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, ओके। जैसे सर बॉडी का पार्ट कोई मिस हो जाना, मतलब या किसी का पैर कट जाता है, किसी का हाथ कट जाता है, उंगली कट जाती है, इस तरह से। बिल्कुल। जैसे कि जिस व्यक्ति के मान लीजिए पैर कट गया है, तो जो व्यक्ति के जिस व्यक्ति के पैर हैं वो सही तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, फंक्शन कर पाएगा, दौड़ फिर पाएगा, चल फिर पाएगा, वो व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब वो डिसेबिलिटी हो गई है। नाउ पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म द टास्क, सिंपल। तो ये डिसेबिलिटी दिखाता है। नाउ इसमें क्या हो गया, हैंडीकैप में क्या हो जाएगा, एज अ काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, कि व्यक्ति अब अगर उसका पैर काम नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता है, दौड़ नहीं सकता है। अब दौड़ने का मतलब यहाँ पर है कि इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शंस या सोशल रिस्ट्रिक्शन मतलब हुआ कि जो व्यक्ति नहीं दौड़ पाएगा, रन नहीं कर सकता है, तो मैराथन ज्वाइन नहीं कर सकता, वो किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दैट हाईलाइट द सोशल रेस्ट्रिक्शंस और इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस, ओके। जिस व्यक्ति को और कई प्रकार की बीमारियां हैं, मेंटली जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन है, तो वो शायद उतना उसको मतलब अगर वो सही उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो बाकी एग्जाम वगैरह देने में डिफ़िकल्टी होगी, जो कि सोशल रेस्ट्रिक्शंस हो गया, आपका इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस हो गया। तो ये रेस्ट्रिक्शन से दिखाता है हैंडीकैप, या हैंडीकैप को समझना है तो दैट हाईलाइट द इन्वायरमेंटल रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर दैट क्रिएट बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, ओके। बोलिए। यस सर। बाकी सभी को समझ में आ गया? यस सर। ओके, इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो 1995 का जो एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर जो टर्म लिखी ना, फुल पार्टिसिपेशन, ये क्या दिखा रहा है? ये जो अधिकार है, मतलब ये जो एक्ट है, ये इंश्योर करता है कि लोगों की फुल पार्टिसिपेशन, भागीदारी बढ़े, ताकि जो हैंडीकैप वाला कैटेगरी था ना, ओके, उसमें जो एनवायरमेंटल और सोशल रेस्ट्रिक्शंस बैरियर क्रिएट हो रहे थे वो कम हो, वो रिड्यूस हो जाए। इसलिए सरकार के द्वारा उस एक्ट को लाया गया ताकि उन सभी लोगों की भी भागीदारी बने जो कि डिसेबल्ड हैं, किसी उनको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी बिकॉज ऑफ हैंडीकैप की वजह से, उनका प्रोटेक्शन हो उनके अधिकारों का और उनको फुल पार्टिसिपेशन मिले। तो तीसरा जो कैटेगरी थी वो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा इस प्रकार के कानून बनाए जाते हैं।
तो ये 1995 का एक्ट है जिसमें डिसेबिलिटीज़ को उन्होंने मेंशन किया था। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं? ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्योर्ड, और कौन सी थी? हियरिंग Hearing. इम्पेयरमेंट, हाँ, सुनाई कम देना, लोको मोटर डिसेबिलिटी, मतलब मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। 5, 6, छठा नंबर का कौन सा है? मेंटल मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। और 7 नंबर तक कौन सा है? मेंटल इलनेस। Mental illness. इलनेस, ये बीमारी है मेंटल इलनेस, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। तो ये 7 डिसेबिलिटीज 1995 एक्ट के अंदर थी। ओके, और ये कौन सा है इसमें? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसी के अंदर आता है आपका सेरेब्रल पाल्सी। तो ये अलग से नहीं है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आया हुआ था कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है 20 नए वाले एक्ट के अंदर, तो सेरेब्रल पाल्सी ऑप्शन था। तो सेरेब्रल पाल्सी इसी का पार्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल का मतलब क्या हुआ? ब्रेन, फैलेसी का मतलब वीकनेस। ओके, तो ये जो डिसऑर्डर का डेवलप होता है तो व्यक्ति का जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, वो अफेक्ट होता है। सो जिन व्यक्तियों को सेरेब्रल पाल्सी है तो उनके आप देखेंगे, जो व्यक्ति अगर चलेंगे फिरेंगे तो हल्का सा हाथ पैर टेढ़े होते हैं, चलते हैं तो पोस्चर जो है वो सही नहीं होता है। जैसे कि अगर फेस पे भी अगर है तो फिर फेस भी हल्का तिरछा सा रहेगा, बात करते टाइम पे, चलते टाइम पे पैर थोड़े तिरछे रहेंगे। ओके, तो ये आपका सेरेब्रल पाल्सी जन्म से पहले भी या जन्म के बाद ड्यूरिंग ये डेवलप हो जाता है। ये डेवलपमेंटल, बेसिकली जो डेवलपिंग ब्रेन है ना, ब्रेन वो अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि ब्रेन अगर डैमेज होगा तो फिर उसकी जो मतलब कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा व्यक्ति का। तो इस प्रकार के डिसेबिलिटी की वजह से चलने फिरने में, बात करने में, जैसे स्पीच डिले, या जो हाथ पैर हैं वो सही तरीके से मूवमेंट नहीं करते हैं, काइंड ऑफ वीकनेस डेवलप होती है। इसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। क्लियर? बोलिए। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट है आपका राइट टू पर्सन विथ, जो अमेंडेड एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2016 का जो एक्ट है, RPWD एक्ट। तो इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे नए अमेंडमेंट, नए चेंजेस किए गए 1955 वाले एक्ट को में। तो इसमें क्या क्या नए प्रोविज़न किए गए हैं? सर पहला तो 7 ये से हटा के इसने 21 कर दिया नंबर ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को बढ़ा करके 7 से 21 कर दिया है। क्लियर? इसके अलावा दूसरा इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन जो पहले गवर्नमेंट जॉब में था 3% को 4% कर दिया गया है। इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एडमिशन के टाइम पे 3% था, वो 5% हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए कुछ हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान है, उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ऐसा कि जो एक्सेसिबल हो फॉर द डिसेबल्ड पीपल, दे कैन ईजिली एक्सेस, जैसे कि रैम्प वगैरह बनाना हॉस्पिटल्स वगैरह में, स्कूल्स में। ठीक है, टॉयलेट उनके लिए स्पेशल मॉडिफाइड टॉयलेट होना चाहिए। इस प्रकार की बाकी जो फैसिलिटी हो सकती हैं, जो कि जैसे बसेस हैं तो बसेस में चढ़ने के लिए उस प्रकार का वहाँ पर बनना चाहिए स्टेज स्टैंड, ताकि उनको ईजी हो चढ़ना फिरना। और बाकी सोशल सिक्योरिटी, बहुत सारी पेंशन स्कीम्स वगैरह हैं कि जो डिसेबल्ड को मिलते हैं आजकल, जैसे विधवा पेंशन मिलता ही, अब डिसेबल्ड पेंशन भी मिलता है इस तरीके से। और भी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार जो
बेरोजगारी भत्ता होता है वो भी मिलता है। अब वो कितना मिलता है, लेकिन बट प्रोविज़न है एक्ट के अंदर कि ये सब मिलना चाहिए, इंश्योरेंस वगैरह है। ठीक है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन, 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चे जो कि डिसेबल्ड हैं उनको फ्री शिक्षा मिलेगी, फ्री एजुकेशन। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे फॉर्म ऑफ वायलेंस। वायलेंस के प्रकार, हिंसा के जो रूप हैं, जो प्रकार हैं: फिजिकल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल वायलेंस। एक दो क्वेश्चन इसमें आया हुआ था कि ये जो वायलेंस है ना, कैटेगरी दिया हुआ था कौन कौन से वायलेंस होती है, वायलेंस के अंदर सब कैटेगरी थी। इसके अलावा इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल। ओके। फिजिकल वायलेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कोई इंटेंशनल एक्ट जिसके माध्यम से किसी महिला को फिजिकली हार्म किया जाता है, जैसे हिट करना, स्लैप करना, पंच करना, किक करना, ये आपके फिजिकल वायलेंस में आते हैं। कोई सामान, कोई चीज़ है उसको उसके ऊपर फेंक देना, ये तो ये जो फिजिकल वायलेंस में आते हैं डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। या कोई बीपन, कोई हथियार का यूज़ करना, जैसे चाकू हो या गन है या कोई भी सामान, ये फिजिकल वायलेंस के अंदर आते हैं। इमोशनल साइकोलॉजिकल वायलेंस का मतलब क्या हुआ? जो कि किसी महिला को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हार्म पहुंचाता है, ऐसा कोई भी एक्ट, जैसे कि गाली, वर्बल अब्यूज़, इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना, ओके, या थ्रेटन करना, या किसी प्रकार का ह्यूमिलेशन इसके अंदर आ जाएगा। आइसोलेशन भी हो जाता है जो कि इमोशनल वायलेंस के अंदर आएगा। थ्रेटन करना, ये सभी कहलाते हैं इमोशनल साइकोलॉजिकल वायलेंस। या कंट्रोल करना, ओके, कोई काम करने से रोकना, ये आपका इमोशनल वायलेंस में आता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस का मतलब होता है किसी प्रकार की भी सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ वीमेन, दैट सेक्सुअल वायलेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, अनवांटेड सेक्सुअल कांटेक्ट, टच करना या जोर जबरदस्ती करना, ये सब, मैरिटल रेप, हाँ, ये भी इसके अंदर आएगा। तो ये सभी सेक्सुअल वायलेंस में आते हैं। इकोनॉमिक फाइनेंस वायलेंस का मतलब होता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो पैसा जिस चीज़ की चाहिए, जैसे शिक्षा के लिए या और क्या, हेल्थ के लिए, उसके लिए पैसा ना देना या पैसा रोकना या सपोर्ट प्रोवाइड ना कराना, या जैसे कि शिक्षा के लिए या काम करने के लिए रोकना, नौकरी करने के लिए रोकना, ये भी आपका इकोनॉमिक फाइनेंशियल वायलेंस के अंदर आता है। ओके। डॉरी मांगना, ये भी आपका इसी के वायलेंस के अंदर आता है। या पैसे चुराना या छुपाना, ये भी आता है इसके अंदर। तो ये सब वायलेंस के अंदर आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज POSH एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। ओके, एक मिनट दीजिए मुझे थोड़ा, आप लोग बताइए क्या है। वर्क प्लेस पे या कहीं कोई भी कंपनी में कोई इस तरह का शोषण कर रहा है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, सही बोल रहे हो।
क्योंकि POSH एक्ट जिसको बोलते हैं, POSH एक्ट ये भारत सरकार के द्वारा 2013 में लाया गया था, ताकि किसी भी जगह पे जहाँ पर लोग जॉब करते हैं वहाँ पर महिलाएं भी जॉब करती हैं, तो उनको किसी प्रकार से हरासमेंट ना किया जाए, सेक्सुअली हरास ना किया जाए। तो उस इशू को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इस एक्ट को लाया गया, ताकि वो कंप्लेन कर पाएँ। अगर उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार के भी हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो दे कैन कंप्लेन। तो उनको हेल्प करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, इसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट का डिफाइन किया गया है। तो सेक्सुअल हरासमेंट का माने क्या? इसका मतलब होता है कोई भी अनवेलकम एक्ट, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट हो, ओके, या फिर डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना सेक्सुअल फेवर के लिए, या कोई भी सेक्सुअली कलर्ड मार्क या गाली गलौज इस प्रकार की, या फोनोग्राफी दिखाना या उसके लिए डिमांड करना, पिक्चर, वीडियोग्राफी, कुछ भी, वर्बल नॉन वर्बल अब्यूज़ या कोई भी कंडक्ट इस प्रकार का जो कि सेक्सुअली नेचर का हो, तो ये सभी के सभी आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। तो इस प्रकार के जितने भी एक्ट होंगे उसके लिए कंप्लेन की जा सकती है। ओके, तो इसलिए सरकार के द्वारा एक्ट लाया गया और इसको लेकर के सरकार ने जो है गाइडलाइंस जारी की, जो प्रोविजंस थे इस एक्ट के, जिनको फॉलो करने होते हैं उन सभी संस्थानों को, ऑर्गेनाइजेशंस को जहाँ पर महिलाएं काम करती हैं। ओके, यस। इसके प्रोविज़न है कुछ महत्वपूर्ण। ये वैसे जो एक्ट है ना, दैट इज़ कब आया ये? दैट इज़ बेस्ड ऑन द विशाखा गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया था उसकी जो गाइडलाइंस थी उसी पर आधारित ये एक्ट है। तो ये एग्जाम में इनकेस अगर आता है तो ध्यान रखना कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ना सर? हाँ, स्टेट ऑफ राजस्थान, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, उसको विशाखा गाइडलाइंस बोलते हैं। आई थिंक विशाखा कोई NGO था और उसके अलावा सबके द्वारा मिल करके केस लड़ा गया था। एक्चुअली राजस्थान के अंदर एक सोशल वर्कर थी, बनवारी देवी। ओके, तो वो जनरली क्या करती थी, गांव-गांव जा कर के लोगों को बताती थी, अवेयर करती थी कि चाइल्ड मैरिज जो है ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार का जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी समाज में उसको लेकर के अवेयरनेस चलाती थी वो। ओके, तो कुछ लोगों ने मिल करके जो है सेक्सुअल रेप किया था और आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी। तो इसी वजह से वो केस इनके द्वारा लड़ा गया था, इस NGO के द्वारा। तो ये 1997 की, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई एक्ट नहीं था पहले से, जो महिलाएं कहीं पर काम कर रही होती हैं तो उनके अगेंस्ट में किसी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। तो फिर ये जो गाइडलाइंस डेवलप हुई, इन्हीं गाइडलाइंस पे आधार पर फिर एक्ट बनाया गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। तो ये विशाखा गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट एग्जाम की सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी 1997 की इस एक्ट के अंदर, और वो इसी पर आधारित है। की प्रोविज़न इसके अंदर ये है कि जो संस्थान जहाँ पर भी महिलाएं काम करती हैं तो उनको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक तो ICC गठित करनी होती है, कमेटी होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल कंप्लाइंट कमेटी। ओके, तो कुछ ड्यूटीज़ हैं। इसके अलावा वर्कशॉप क्या ट्रेनिंग बोल सकते हैं, ट्रेनिंग देना जो भी एम्प्लॉई यहाँ रहते हैं, जो मेल एम्प्लॉई हैं सभी को। इसके अलावा पोस्टर्स या इस तरीके के जो बिल्डिंग्स होती है या जो आपका ऑफिस है उसमें इस प्रकार के पोस्टर लगाए जाते हैं POSH एक्ट को लेकर के, जो गाइडलाइंस है, जो प्रोविजंस हैं, ताकि लोग अवेयर रहें, जागरूक रहें। तो इस प्रकार के बहुत सारे, या जो कंप्लेन मैकेनिज्म है वो इस प्रकार की होती है, तो किसी को आसानी हो कंप्लेन करने में, उसका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा सके इस कमेटी के द्वारा। तो और भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रोविज़न है। तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इस एक्ट के बारे में। मतलब जहाँ पर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं ना, वहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन को एक ICC कमेटी बनानी ही पड़ेगी। अब जहाँ पर 2 ही 3 काम करते हैं अलग बात है, अदरवाइज़ कोई भी संस्था जहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, 10 या 10 से अधिक, देन दे हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। क्लियर?
बोलिए। यस सर। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर। लेबर का वेलफेयर, लेबर मतलब वर्कर, वर्कर के भले के लिए काम करना, वेलफेयर के लिए, उनकी वेलबींग के लिए। तो ये काम कौन कर सकता है? तो स्टेट कर सकती है, सरकार, कोई एनजीओ कर सकता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वो काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयर है तो वो कर सकते हैं। तो लेबर वेलफेयर इन सभी के द्वारा किया जा सकता है। दीज आर द डिफरेंट स्टेक होल्डर थ्रू विच द वर्कर कैन गेट द बेनिफिट। और इसके अलावा एक और है ट्रेड यूनियन, वर्कर की होती है, तो उनके द्वारा भी उनके अधिकारों को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, उनकी वेलबींग को प्रमोट करना, ये सभी के सभी इसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर को लेकर बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है, जो कि बेंटन के द्वारा दी गई थी। थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। देखते हैं एक एक करके। पहला है पुलिसिंग थ्योरी। पुलिसिंग थ्योरी क्या होती है? पॉलिसी से रिलेटेड अवगत कराना। पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, और कोई बताइए। मतलब पॉलिसी बन सकती है उसको लेकर के, लेकिन जो मेन उसका आइडिया है इस पॉलिसिंग का मतलब क्या हुआ? एनीबॉडी? देखो, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है ना, उससे समझो कि जो बोर्जुआ क्लास है, जो रिच पीपल हैं, दे ऑलवेज गेट द चांस टू एक्सप्लॉइट पीपल, एक्सप्लॉइट स्पेशली वर्कर, बिकॉज उनके पास ज़्यादा पावर होती है। सो दीज पीपल ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम द वर्कर, जैसे कि कम पैसे में ज़्यादा काम कराना, ओके, या ओवर टाइम काम कराना, जो बेसिक कम्युनिटी मिलनी चाहिए उनको नहीं देने, कम सैलरी देना उनको। तो बेसिकली इनके पास ज़्यादा चांस होता है। जो एक्सप्लॉयटर, जो एम्प्लॉयर होते हैं, दे हैव द एनफ चांसेस टू एक्सप्लॉयट द पीपल। तो यहाँ पर जिम्मेदारी होती है स्टेट की, जो वेलफेयर स्टेट होगी ना, जो सरकार होगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर इंटरवीन करे, ओके। और ये जो जिस व्यक्ति के द्वारा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, जिस संस्था के द्वारा, जो एम्प्लॉयर है, ओके, और जो वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करे। ये काम सरकार का, स्टेट का है। सरकार शुड इंटरवीन इन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स सो दैट द वर्कर कैन गेट देयर बेनिफिट और दे विल नॉट गेट एक्सप्लॉयटेड बाय द कंपनी। तो अगर आसान भाषा में बोलें तो ये होता है कि इसका काम होता है कि स्टेट जो है इंटरवीन करे कि किसी प्रकार का वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और उनकी जो मिनिमम वेजेस हैं या मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंश्योर होता रहे, ओके। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनियां हैं, उनको बराबर पैसे दें, सैलरी दें, या जो भी एमिनिटीज़ होती हैं देनी चाहिए वो सब मिलती रहें, जिसको बोलते हैं पॉलिसिंग थ्योरी, ओके। सो द स्टेट शुड प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर and the worker and the working class get all the amenities and whatever they should provided। उनको जो मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग होती है वो इंश्योर करना चाहिए बाय द वेलफेयर। इसको बोलते हैं पॉलिसिंग थ्योरी। पॉलिसिंग करना क्लियर? बोलिए। दूसरा है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी का मतलब क्या हुआ? ये थ्योरी बताती है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो वेलफेयर कब करते हैं? वो वेलफेयर तब करेंगे जब उनको फ़ायदा होगा कुछ, जब वो कुछ एक्सपेक्टेशंस उनकी फुलफिल हो रही होंगी, उनको लगेगा कि फ्यूचर में हमको कुछ बेनिफिट हो सकता है, कंपनी के अंदर ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, या उनकी जो फैमिली है
वो ठीक रहेगी, हेल्दी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, उनके जो बच्चे हैं जो भी फैमिली के अंदर, या जो भी उनके बेसिकली जो भी उनके अरमान हैं वो पूरे होंगे, या उन्होंने कोई पाप किया होगा पहले से तो वो ठीक हो जाएगा। तो उस उद्देश्य के साथ वो लोग वेलफेयर करते हैं। उसके लिए वो एक रिलीजियस सेंटीमेंट, रिलीजन का सहारा लेते हैं। जो रिलीजियस फीलिंग होती है उनके अंदर डेवलप हो जाती है। ओके, देन दे डू वेलफेयर टू द पीपल so that they can get the benefit in terms of the future benefit or the well-being of the family, well-being of the children or anything जो उनके लिए अच्छा है, इसलिए वो वेलफेयर कर रहे होते हैं। जो भावनाएं हैं, जो रिलीजियस फीलिंग्स होती हैं, ये व्यक्ति में तभी डेवलप होती हैं। स्पेशली जो एम्प्लॉयर होते हैं वो जब वेलफेयर तभी करते हैं जब उनको कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है फ्यूचर को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के। उनको लगता है कि ये चीज़ हमारे ठीक हो जाएगी, या हमने कुछ पहले गलत कर दिया, अगर हम 10 लोगों का 100 लोगों का भला कर देंगे तो हमारे पाप कम हो जाएंगे, पाप कट जाएंगे। तो फिर वो चैरिटेबल एक्टिविटी करते हैं। इसलिए आप देखना बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जितनी बड़ी बड़ी, वो सब इस प्रकार की फाउंडेशन उनके बने हुए हैं। अडानी फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और कई प्रकार की फाउंडेशंस हैं। ओके, ये कहलाता है रिलीजियस। जैसे कि बहुत सारे कंपनियां होती हैं, टेम्पल बना देती हैं, कोई भी रिलीजियस जो है मॉन्यूमेंट बना देती हैं, ताकि उस उम्मीद के साथ उनको लगता है कि शायद ऐसा करने से जो पुराने पाप हैं वो तो धुलेंगे कम से कम, और बाकी चीज़ें। इसलिए ये उसको बोलते हैं रिलीजियस वेलफेयर, कि वेलफेयर के पीछे का उद्देश्य ये सब होता है। नेक्स्ट है फिलांथ्रोपिक वर्क, फिलांथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। फिलांथ्रोपिक का मतलब क्या हुआ? इस थ्योरी का मानना है कि इंसान के अंदर ना आंतरिक एक इच्छा होती है, एक अर्ज होती है आंतरिक, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टिंक्टिव अर्ज, कि व्यक्ति हमेशा दूसरों की जो सफरिंग है ना उसको कम करना चाहता है। वो चाहता है कि दूसरे को कोई दुख दर्द ना हो, उसके पास जितना है उसमें कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है सोसाइटी के लिए, मदद करने के लिए। ओके, क्योंकि मानव जो है, मनुष्य जो है स्वभाव से, नेचर से ही वो इस प्रकृति को प्रेम करता है, मैनकाइंड को या इंसानों को, दुनिया को, और इस वजह से उनके अंदर एक अर्ज होती है स्वभावतः कि वो लोगों की सफरिंग्स को, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। ओके, उनकी वेलबींग को प्रमोट करना चाहते हैं। इसलिए एक दया भाव एक व्यक्ति के अंदर रहता है। अगर व्यक्ति के पास पैसा है तो वो चाहेगा कि उसका थोड़ा बहुत अमाउंट, 1-2% वो लोगों के भले के लिए काम करे। उसको बोलते हैं फिलांथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। क्लियर? नेक्स्ट है PR, पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी क्या बोलती है? बताइए। कि पब्लिक रिलेशन का मतलब हुआ कि जो कंपनी है ना वो चाहती है कि उनकी एक अच्छी इमेज समाज के अंदर जाए, सोसाइटी में, मतलब स्पेशली जो उनके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर हैं, या जो वर्कर हैं, या सोसाइटी के अंदर एक अच्छी इमेज जाएगी। अच्छी इमेज जाएगी तो उनका प्रॉफिट होगा। तो एक गुडविल गेस्चर डेवलप करने के लिए वो वेलफेयर करते हैं। ओके, वो चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर हैं उनके बीच में रिलेशन अच्छे रहे। ओके, ताकि एक अच्छी इमेज डेवलप हो किसी भी संस्था की। इसलिए फिर वेलफेयर करते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। क्लियर? तो ऐसी संस्थाओं के द्वारा वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वर्कर के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं उस प्रकार के काम पर। जैसे आपने देखा होगा कि मैराथन कराई जाती है बहुत, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके द्वारा। तो ये क्या, इससे एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, भले पीछे वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा हो एनवायरनमेंट का, ठीक है, इतना पोल्यूशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उन्हीं के नाम से फिर वो मैराथन होगा, लोग दौड़ेंगे
एक अच्छी इमेज क्रिएट होगी उस संस्था की। ये क्या है? ये पब्लिक रिलेशन थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर है। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। ये फंक्शन से लेकर के है, एफिशिएंसी को लेकर के है, प्रोडक्टिविटी को लेकर के है। यहाँ पर तवज्जो दी जाती है कि जो वर्कर है ना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको भी सुनना। तो जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है, उनके बीच का जो रिश्ता है ना, वो उस पर ज़्यादा फोकस होता है, कोलैबोरेशन पर, या सुनना, अंडरस्टैंड करना। ओके। और साथ ही साथ बेसिक कम्युनिटी जो होती हैं वो प्रोवाइड कराना उन सभी फैमिली को, वर्कर फैमिली को, जैसे कि एजुकेशन है बच्चों के लिए, हेल्थ है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई, ताकि जो बेसिक नीड इनकी पूरी होती रहेगी। तो एक काम बढ़िया से करेंगे, वर्क अच्छे से करेंगे, एफिशिएंसी अच्छी अगर इनकी होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कंपनी का बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ वर्किंग ऑन द फंक्शनल थ्योरी कि हाउ द एफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज व्हेन दे प्रोवाइड द बेसिक कम्युनिटीज एंड सर्विसेज टू द फैमिली ऑफ द वर्कर। क्लियर? नेक्स्ट है Yes. सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस थ्योरी क्या बोलती है? ये बेसिकली वेलफेयर को वेलफेयर की तरह नहीं देखा जाता है। इसमें माना जाता है कि ये तो मानवीय जो है अधिकार है, जो ह्यूमन राइट है ना, ये तो वर्कर का अधिकार है, एंड दिस राइट शुड बी गिवन टू द वर्कर, कि बेसिक कम्युनिटीज उनको मिलनी ही मिलनी चाहिए, जिसको बोलते हैं राइट टू डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, 1 second, लेट मी चार्जर। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, राइट टू लिविंग मतलब बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होनी ही होनी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट है और जो एम्प्लॉयर है, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वर्किंग क्लास है, जो वर्कर है, उनको रिसोर्सेज दें, उनको जो भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, उनको उनकी जो भी नीड है उसको फुलफिल करें। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयर। ये कोई स्वेच्छा से नहीं कर रहे होते, ये जिम्मेदारी है इनकी। दैट इज़ द ह्यूमन राइट दैट शुड बी फुलफिल बाय द गवर्नमेंट, बाय द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है प्लेस सेटिंग थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये थ्योरी बोलती है कि कंपनी के अंदर ना अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, किसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट ना हो, झगड़ा ना हो, तो जो वर्कर हैं उनको हम अपीज करेंगे या उनको किसी तरीके से खुश रखेंगे ना, तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, काम चलता रहेगा, प्रोडक्शन होता रहेगा, कंपनी आगे बढ़ती रहेगी। तो वर्कर का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कि कभी कभी उनको कोई रिवार्ड दे देना, कोई अवार्ड दे देना, दिवाली, दशहरा या फेस्टिवल्स को उनको कुछ मिठाई वगैरह बांट देना, कपड़े बांट देना। तो अगर हम अपीज करेंगे ना वर्कर को ना, तो वो खुश रहेंगे तो काम करेंगे तो कंपनी का मुनाफा होगा। तो वेलफेयर जो है इस तरीके से कर रहे हैं वो, बाय अपीजिंग द पीपल। ओके, बोलिए। यस सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस तो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया, 1 सेकंड। ट्रस्टीशिप थ्योरी। उसको बोलते हैं अपीज करना, प्रेज करना लोगों को। अच्छा, आप लोग सुबह भी ज्वाइन कर पाएंगे क्लास?